Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. Hi, this is Brijesh Ojha welcomes you in class 8 science. The remaining portion of the chapter metal or non-metal I bring for you. Today we are going to discuss about the chemical properties of non-metal. इसके पहले वाले पोर्शंस में हम लोगों ने बात किया था कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या हैं और वहां पे हम लोगों ने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। इस पॉइंट में हम लोग मेटल की नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और मेटल और नॉन मेटल के यूजेस को जानेंगे, जिससे ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सीधे बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला रिएक्शन जैसे हमारे मेटल का था ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म व्हाट दे फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। ये कोई भी नॉन मेटल है, जैसे कार्बन, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, और जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है, दे फॉर्म द कार्बन डाई ऑक्साइड। उसी तरीके से सल्फर है, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाई ऑक्साइड, ये सल्फर डाई ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने दो केमिकल रिएक्शन आपको लिखे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री अभी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है, थोड़े से ये केमिकल रिएक्शंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑक्सीजन के साथ में नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो वो डाई ऑक्साइड ही बनाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो मोनो ऑक्साइड भी बना सकते हैं, वो डाई भी बना सकते हैं, वो ट्राई भी बना सकते हैं, वो टेट्रा भी बना सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं दोनों में ही डाई ऑक्साइड्स बन रहे हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ये गैस है, गैसियस फॉर्म में होता है, कोई भी लकड़ी कोयला कुछ भी जलाएंगे तो उसमें से जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर वाटर में अगर डिसॉल्व कर दें हम, तो वो डिसॉल्व होने के बाद में एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है वो, कार्बोनिक एसिड बनाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। अब एसिड यहां पे नाम आ गया। अगर इस केमिकल को, जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ है, इस सॉल्यूशन को अगर लिटमस से टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। और कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस को रेड करता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, एसिडिक होगी। ये क्लास 7 में आप लोगों ने एसिड बेसिस साल्ट में पढ़ा होगा। तो ये कार्बोनिक एसिड बना देता है। कार्बोनिक एसिड कहाँ आपको देखने को मिलेगा भाई, कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो तो उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर में जैसे आप ढक्कन खोलते हो तो उसमें से झाग और बुलबुले निकलते हैं ना, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप करती है। वो एक वाटरी सोल्यूशन होता है जिसमें शुगर सोल्यूशन और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स उसको कहते हैं हम लोग, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। उसी तरीके से सल्फर, सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करे तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। SO2 इज एन इंपॉर्टेंट गैस रिलीज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। पेट्रोल, डीजल, कोयला जलाने से एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोमिनेंट गैस के रूप में निकलती है, जिसमें आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। वहां पे हम लोग एसिड रेन की भी बात करते हैं। तो यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब वाटर के साथ में कंबाइंड होती है तो क्या बनाती है, सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला बना है उससे क्या बन रहा है, सल्फ्यूरस एसिड बन रहा है। सल्फ्यूरस एसिड अलग है, सल्फ्यूरिक एसिड अलग है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड बन रहा है। इसका भी नेचर कैसा है, एसिडिक है। जब भी हम लिटमस टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ में नहीं होता है। कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि ऐसा माना जाए वाटर के अंदर में क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी दूसरे इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी से, जो नॉन मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी से ज्यादा होता है। सो दे कैन नॉट रिएक्ट विद द वाटर। सिमिलरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल का कोई भी रिएक्शन एसिड के साथ में नहीं होता है। कोई भी नॉन मेटल एसिड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं शो करते हैं। अगेन वही टर्म है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी किसी भी दूसरे नॉन मेटल की रिएक्टिविटी से क्या होती है, ज्यादा होता है। और इसके बारे में, ब्रॉडनेस के बारे में आप लोग थोड़ा सा आगे के क्लासेस में जानेंगे। नॉन मेटल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
कह रहा है कि नॉन मेटल, जैसे मेटल ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो किया था, वहां पे मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी और वहां पे बताया कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो नॉन मेटल भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं और इसमें जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होंगे वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उनके सोल्यूशन से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे मेटल की जब बात करते हैं रिएक्टिविटी की, तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी, जबकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन अपने लूज करता है किसी केमिकल रिएक्शन में वो उतना हाईली रिएक्टिव कहलाता है, और कोई नॉन मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है किसी केमिकल रिएक्शन में वो उतना हाईली नॉन मेटल कहलाता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे एक रिएक्शन मैंने दिया है जिसमें सोडियम ब्रोमाइड है और वो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद क्लोरीन, देन दे फॉर्म द सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन। यहां पे क्या हुआ, क्लोरीन ने क्या कर दिया, Br को अलग कर दिया और उसकी जगह ले लिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। जब भी हम लोग नॉन मेटल की अगर प्रॉपर्टीज के ऊपर में चलेंगे और उनकी रिएक्टिविटी जानेंगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एबिलिटी है वो ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी से ज्यादा है। तो क्लोरीन ने क्या कर दिया, ब्रोमीन को अलग कर दिया और एक नया कंपाउंड बना दिया सोडियम क्लोराइड। यहां पे था सोडियम ब्रोमाइड और यहां क्लोरीन के साथ रिएक्शन होने के बाद में क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और ब्रोमीन अलग हो गया। तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब बात करने वाले हैं हम लोग यूजेस ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो जल्दी से देख लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मेटल की बात करें तो मेटल जानते ही हैं कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी हमारे घरों में यूटेंसिल्स दिखाई देते हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उन सब में मेटल का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग कॉपर की बात करें तो कॉपर किस काम में आता है, वायर बनाने के काम में आता है। जो घरों में कॉइल होती है, फैंस वगैरह मोटर वगैरह में जो कॉइल्स बांधी जाती है वो कॉइल किसकी होती है, कॉपर की होती है। यूटेंसिल्स, कॉपर के बर्तन भी बनाए जाते हैं, तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं, कार के रेडिएटर्स बनाए जाते हैं इनके। इसके अलावा दे आर यूज्ड एज ए एलॉय, इनको एलॉय की तरह यानी मिश्र धातु की तरह यूज किया जाता है। तो कॉपर को अगर हम एलॉय करें किसी और मेटल के साथ में तो उससे उसकी प्रॉपर्टी में बदलाव आ सकते हैं। तो कॉपर और जिंक को मिला करके हम लोग एलॉय बनाते हैं, कॉपर और टीन को मिला करके एलॉय बनाते हैं। तो अलग अलग तरीके के एलॉय बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं जिससे उसकी प्रॉपर्टी में बदलाव आ जाते हैं। और कई तरीके के दूसरे औजार जैसे क्वाइंस हैं, पाइप्स हैं, इन सबको बनाने के काम में ले आया जाता है। इसके अलावा है हमारे आयरन। आयरन से पाइप्स बनाते हैं, लोहे के पाइप्स बनते हैं, रेलिंग्स बनती हैं, जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह होते हैं वो बनाने के काम में आते हैं, सिलेंडर बनाने के काम में आता है। एग्रीकल्चरल टूल्स जितने भी हमारे होते हैं जैसे प्लाऊ है या फावड़ा है या खुरपी है, जो भी चीजें हैं वो किसकी बनी होती हैं, आयरन की बनी होती हैं। आयरन भी कार्बन के साथ में एलॉय करके, क्रोमियम और निकिल के साथ में एलॉय करके क्या बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो आयरन, क्रोमियम और निकिल एक साथ अगर एलॉय कर दिए जाए, एक साथ मिला दिए जाए तो वो क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। हमारे घरों में जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन है, स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या होता है, जिनमें जंग ना लगे। दिन भर पानी में बर्तन पड़े भी रहते हैं लेकिन उनमें कभी जंग नहीं लगती है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रिकल केबल, यूटेंसिल्स और इनके हल्के होने की वजह से इनसे इलेक्ट्रिकल केबल बनाए जाते हैं। जो मोटे मोटे इलेक्ट्रिक के वायर जो हमारे घरों के बाहर दिखाई देते हैं, मेन ट्रांसमिशन के लिए जो वायर यूज किए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। घरों में एल्यूमिनियम के बहुत सारे हमारे बर्तन भी दिखाई देंगे। आजकल तो आप देख रहे होंगे कि डोर या विंडोज के पैनल वगैरह भी किसके बनाए जा रहे हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हल्के होते हैं और सबसे खास बात है कि इसमें किसी भी तरीके की रस्टिंग नहीं होती है। बिकॉज ऑफ देयर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग नेचर, ये हल्के होते हैं और मजबूत होते हैं। तो इनके इस नेचर की वजह से इनको एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने के लिए, ताकि हवाई जहाज हल्का बना रहे, उनको बनाने में यूज किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर की प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं कि उनको ज्वेलरी बनाने के यूज में किया जाता है। जिंक से हम लोग क्या बनाते हैं, जिंक से हम लोग बनाते हैं ड्राई सेल्स, और ये गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में यूज होता है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें जिंक इज कोटेड ओवर द आयरन ऑब्जेक्ट। जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर में, जिससे आयरन को रस्ट होने से बचाया जा सके। हमारे घरों में जो पानी के पाइप्स होते हैं
तो उनको लगातार उसमें पानी फ्लो कर रहा है तो वो जंग खा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर में जिंक की कोटिंग कर देने की वजह से अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो रस्ट होने से बच जाते हैं। तो यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में। दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग यूजेस ऑफ नॉन मेटल में। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन बोल के कोई एलिमेंट हमें दिखाई नहीं देता है, ऐसा कोई एलिमेंट हमारे नेचर में नहीं दिखाई देगा जिसको हम डायरेक्टली कहें कि कार्बन है। कार्बन कुछ रूपों में दिखाई देता है जिसमें ग्रेफाइट होते हैं, डायमंड होते हैं। कोल एक ऐसा कंपोजिशन है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसे हम लोग सीधे सीधे कार्बन नहीं कह सकते हैं। तो ग्रेफाइट का क्या रोल होता है इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए? जो भी ड्राई सेल होते हैं उसके बीचों बीच आप देखेंगे एक लंबा सा ब्लैक कलर का रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो क्या है? वो ग्रेफाइट के बने हुए इलेक्ट्रोड्स हैं। ग्रेफाइट का लुब्रिकेंट्स बनाए जाते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो किसी मशीनरी पार्ट में डाले जाएं और वो उसका फ्रिक्शन कम करने के काम में आए। तो ग्रेफाइट का क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो जो मशीन्स हाई टेम्परेचर पे काम करती हैं वहां पे इसको लुब्रिकेंट्स की तरह यूज किया जाता है। डायमंड को ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है और डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, तो इसीलिए कटिंग टूल्स जो ग्लास कटर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन्स होती हैं, जो पहाड़ काटने के लिए, रॉक काटने के लिए जो मशीन्स यूज की जाती हैं उनमें डायमंड का यूज किया जाता है। सल्फर का क्या काम है भाई? सल्फर से ऑइंटमेंट बनाए जाते हैं, यानी मलहम बनाए जाते हैं, स्किन ऑइंटमेंट। जो हमारे स्किन के ऊपर में, त्वचा के ऊपर में अगर कोई घाव वगैरह हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए सल्फर का यूज वाला हम लोग ऑर्नामेंट बनाते हैं। इसके अलावा इसका जो नेचर होता है वो फंगिसिडल नेचर होता है और इंसेक्टिसिडल नेचर होता है, तो इसको फ्रूट और वेजिटेबल के ऊपर में छिड़कने के भी काम में ले आते हैं इसके मिक्सचर को। इसके अलावा इसको गन पाउडर या फायर वर्क बनाने के लिए, पटाखे बनाने के लिए, बारूद बनाने के लिए सल्फर का यूज किया जाता है। आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसको हम लोग आयोडाइज सॉल्ट के रूप में यूज करते हैं। आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ वी रिक्वायर्ड द आयोडीन, सो वी हैव टू यूज द आयोडाइज सॉल्ट। हमारे जो घर में नमक आते हैं उनके ऊपर में आपने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है आयोडाइज सॉल्ट, तो आयोडीन उसमें मिलाया गया है और वो आयोडीन जरूरी है हमारे शरीर के अंदर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ग्वाइटर, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होती है उससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हमें आयोडीन नहीं मिलेगा तो एक बीमारी भी होगी ग्वाइटर, और दूसरा हमारा फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा टिंचर आयोडीन, जो बेटाडीन वगैरह जो मलहम या आप सोल्यूशन यूज करते हैं घाव वगैरह पे लगाने के लिए, उसमें भी आयोडीन होता है जो कि अल्कोहल के साथ में सोल्यूशन बना करके एक एंटीसेप्टिक नेचर शो करता है। ऑक्सीजन को जानते ही है कि बिना ऑक्सीजन के आग जलाई नहीं जा सकती है, बिना कंबस्शन कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर बनाए जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का नेचर भी कैसा होता है? जर्मिसिडल नेचर होता है, जहां भी उसको छिड़क देंगे जो भी जर्म्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। पानी में क्लोरीन के जो टैबलेट डाले जाते हैं या ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है जिससे पानी में मौजूद जर्म्स को किल किया जा सके। कॉटन या लिनन के कपड़ों को ब्लीच करके उनमें से एक्स्ट्रा कलर को रिमूव किया जाता है, तो उस काम में क्लोरीन आते हैं। हाइड्रोजन एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है जिसको रॉकेट फ्यूल या अमोनिया गैस बनाने के काम में ले आया जाता है। तो जो रॉकेट जाते हैं ऊपर स्पेस में, उनके फ्यूल के रूप में हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूजेस ऑफ मेटल और नॉन मेटल जो है वो कंप्लीट हुआ। चलिए बात करते हैं हम लोग कोरोजन ऑफ मेटल के बारे में। तो अभी यूजेस के बारे में समझ लिया, अब हम लोग मेटल और नॉन मेटल यानी मेटल में होने वाले कोरोजन के बारे में बात करेंगे। तो कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है? ईटिंग अप ऑफ द मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज नोन एज द कोरोजन। कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आने के बाद में मेटल का सरफेस जो है धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, खराब होने लगता है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। यहाँ पे हम लोग कोरोजन ऑफ आयरन की बात करेंगे तो कोरोजन ऑफ आयरन को हम लोग कहते हैं रस्टिंग। ये रस्ट की तरह होता है, पपड़ी की तरह होता है, जो परत दर परत, अगर आपके घर में लोहे के दरवाजे या लोहे से बना हुआ कोई भी सामान होगा तो उसमें आप देखेंगे कि जब रस्टिंग लगती है तो जब उसको आप रिमूव करेंगे तो वो पपड़ी की तरह लेयर बाय लेयर जो है रिमूव होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो वाटर का मतलब है मॉइस्चर और ऑक्सीजन का मतलब है एयर।
जब ये कंबाइंड होते हैं तो ये क्या बनाता है, ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का मतलब है कि ये रस्ट है। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड रस्ट के रूप में मौजूद होता है। अब कह रहे हैं कि इस तरीके के एक्शन ना हो, हमारे सामान जो है मेटल के बने हुए वो खराब ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ऑयल एंड ग्रीसिंग करनी चाहिए। समय समय पर हमें अपने टूल्स, जो भी टूल्स हैं आयरन के बने हुए या किसी दूसरे एलिमेंट्स के बने हुए, तो उनको हम लोग ऑयल और ग्रीस लगाते रहें ताकि स्मूथ उनका फंक्शनिंग चलता रहे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि अपने घरों में विंडोज हैं या डोर हैं आयरन के बने हुए, तो उनको समय समय पर पेंट करते रहते हैं। तो पेंट करने से उनका सरफेस क्या होगा, एयर और मॉइस्चर के संपर्क में नहीं जाएगा और वो करोड नहीं होंगे या रस्टिंग नहीं होगी उसमें। एलॉइंग कर सकते हैं क्रोमियम के साथ में, कार्बन के साथ में। अगर इस आयरन को अगर कंबाइंड कर दें तो वो स्टील और स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, जिससे वो बचे रहेंगे, कोरोजन के प्रोसेस में नहीं जाएंगे। अभी मैंने आपको गैल्वेनाइजेशन के बारे में बताया था, जिसमें आयरन के ऊपर में जिंक की कोटिंग की जाती है और वो उसे प्रिवेंट करता है कोरोड होने से या उसको रस्टिंग से बचाने का काम करता है। तो ये हमारे कुछ प्रोसेस हो गए कि कोरोजन क्या होता है और कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला लास्ट टॉपिक है इसमें का, वो है एलॉय। एलॉय क्या होता है, एलॉय इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल अलोंग विद सम अमाउंट ऑफ नॉन मेटल। ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या है कि दो ऐसे एलिमेंट को हम मिला दें और उन दोनों के बीच में कोई भी सेपरेशन ना किया जा सके, यानी दोनों को हम अलग ना कर सकें, उसमें डिफरेंशिएट ना कर सके कि कौन सा मेटल कौन है, तो उसको हम लोग कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। अगर हेट्रोजेनस रहेगा तो उसमें साफ साफ दिखाई देगा। जैसे अगर हम लोग सैंड में अगर कोई दूसरी चीज अगर मिला दें, अगर आयरन अगर ऐड कर दें, तो सैंड से आयरन को इजिली अलग किया जा सकता है। लेकिन चीनी और पानी का अगर घोल तैयार कर दें तो वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। क्या पानी के अंदर में चीनी को पहचान पाएंगे कि चीनी कहाँ दिखाई दे रहा है? वैसे ही आपके घरों में अगर पीतल के बर्तन हैं तो पीतल या ब्रास के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो कॉपर और जिंक से मिल करके बने होते हैं। तो कॉपर और जिंक के मिल के बनने की वजह से क्या उसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ पे कॉपर है और कहाँ पे जिंक है? हम नहीं देख पाएंगे उसको। तो उसी तरीके से ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है एलॉयज की, जैसे ये हार्ड होते हैं। तो हार्ड होते हैं, जैसे कार्बन और आयरन को अगर मिला दें तो वो क्या बना देते हैं, स्टील बना देते हैं। तो रेलवे ट्रैक वगैरह वगैरह जो चीजें हैं वो बनाने के लिए स्टील का यूज किया जाता है। रेजिस्टेंस टू कोरोजन, यानी इसमें जंग लगने की क्षमता नहीं होती है, इसमें जंग नहीं लग पाएगा। तो आयरन है, क्रोमियम है, निकिल है, अगर एक साथ मिला दें तो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बन जाते हैं जो हमारे घरों में यूज होते हैं। उसमें किसी भी तरीके का जंग नहीं लगता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी ये बड़े मजबूत होते हैं, आसानी से टूटते नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो क्रोम स्टील की यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें क्रोमियम और आयरन को एक साथ मिला देने से एक स्टील बन जाता है जिसको क्रोम स्टील कहते हैं। उसकी तन्यता जो होती है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, काफी ज्यादा होती है, आसानी से वो टूटते नहीं है। सम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, यानी बहुत जल्दी वो गल जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपना आप ठीक कराने गए होंगे, मोबाइल फोन, टीवी या अपना होम थिएटर वगैरह कुछ भी अगर ठीक कराने गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि एक मशीन होता है, एक हीटिंग एलिमेंट होता है, जिसमें वो कुछ ऐसे तार की तरह सफेद सफेद एलिमेंट को गला करके और चिपकाने का काम करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं उसको? सोल्डर कहते हैं। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बड़ी कम होती है। ये लेड और स्टेनम, लेड और टीन से मिल करके बना होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से बहुत जल्दी आसानी से गल जाता है और फिर वो हार्ड भी हो जाता है। तो अगर किसी दो वायर को आपस में जोड़ना है तो अगर हम उसे सोल्डर कर देंगे तो दोनों आपस में मजबूती से जुड़े रहेंगे, अलग नहीं होंगे। तो इस तरीके से इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये मेटल और नॉन मेटल का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसको आप लोग कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा एंड आई ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेफ एट होम।